हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ आईसीएसई। आज के इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का चैप्टर है और बहुत बच्चे इससे डरते हैं, इस चैप्टर से, इसके न्यूमेरिकल से खासकर डरते हैं। लेकिन विश्वास करो, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो इतना इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये रिवीजन सेशन में जब हम कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, तुम मुझे जरूर बोलोगे कि सर कैलोरीमेट्री इतना सिंपल था, इसके न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजीली बन जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी मत डरो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा खासा इसका वेटेज भी रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें स्कोर, इससे अगर स्कोर कर पाओ ना, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर उठा सकते हो। आउट ऑफ द 80 यू कैन जस्ट ग्रास्प अ लॉट ऑफ मार्क्स जस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। क्योंकि सेक्शन बी में, यानी कंपलसरी सेक्शन तो नहीं, ऑप्शनल सेक्शन में, सेक्शन बी में कैलोरीमेट्री से काफी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो और सेक्शन ए में भी रहता है। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन में भी रहता है, बी में भी रहता है। तो चलो कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर में। उसके पहले मैं बता दूं कि ये एक्चुअली हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ये हमारा लेक्चर नंबर, सॉरी, लेक्चर नंबर 13 है। सॉरी, लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 लेक्चर्स कर लिए हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू क्लिक ऑन दैट लिंक, इट विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू द प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसी तरह से सारे चैप्टर्स क्लास 10th का कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, बूस्टर कोर्स कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल कोर्स है, मुझे पूरा उम्मीद है। तो हमने 1 to 12 इन लेक्चर्स में इन चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एंड अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया मशीन्स। और उसके बाद ये भी कंप्लीट कर लिया, मशीन्स कंप्लीट करने के बाद रेडियो एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लिया। तो देख रहे हो, हमने 4 चैप्टर्स, 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कर लिया है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलोरीमेट्री। तो चलो बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हैं, अब बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। नाम से ही पता चल रहा है कैलोरी इज रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वैसे कैलोरी हीट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है हीट का। चलो हम लोग आगे ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज जो तुम्हें करना है वो है कि कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि तुम्हें नोट्स बनाना है। जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे सब चीजों को लिखना है, ठीक है। कैलोरीमेट्री पूरा अच्छी तरह से कवर अप हो जाएगा, एकदम बिंदास, बोर्ड्स के लिए एकदम सुपर प्रिपेयर्ड हो जाओगे। वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल्स, थियोरेटिकल, सब चीज हम करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला टॉपिक है हीट वर्सेस टेम्परेचर। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर में। इसी टेबल से तुम्हें, ये जो हम करने वाले हैं अभी कॉलम बना के, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस, इसी में तुम्हें हीट का डेफिनेशन और टेम्परेचर का डेफिनेशन भी फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल बी राइटिंग is their definitions. तो हीट का डेफिनेशन लिखो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ internal energy obtained due to random motion and attractive force of molecules in a substance, in a substance। देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन में है ना। यू नो दैट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्लास 6 में, 7th में पढ़े हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। मोशन अगर है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, ऑफ दिस सब्सटेंस। तो यही इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द हीट एनर्जी। यही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम को हम हीट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं। इतना ही सिंपल है। तो उसी चीज को हमने लिख दिया, हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। कहां से ऑब्टेन हुआ? ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम मोशन
ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी द काइनेटिक एनर्जी की बात किया जा रहा है, एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। उन दोनों का सम को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखो, सुनो बस नहीं, इज अ क्वांटिटी, is a quantity which determines the direction of flow of heat। किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा, कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। फिर से सुनो, किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा? टेम्परेचर कभी भी फ्लो नहीं करता है। क्या फ्लो करता है? हीट फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा, किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग, कब? ऑन कीपिंग द टू बॉडीज, on keeping the two bodies at different temperatures, at different temperatures इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रख दिया दो बॉडीज। मान लो ये बॉडी है ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी को हम बोलते हैं हॉट बॉडी, एंड कोल्ड टेम्परेचर वाले, लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को बोलते हैं हम कोल्ड बॉडी। तो हीट कहां से फ्लो करता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो हीट जो फ्लो किया, टेम्परेचर फ्लो नहीं किया, हीट फ्लो किया। लेकिन हमने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कैसे डिसाइड किया? टेम्परेचर को देखकर, कि टेम्परेचर ने बताया कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। राइट, सिंपल है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है उसे लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है एसआई यूनिट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का एसआई यूनिट एनर्जी का एसआई यूनिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये कई बार पूछ भी देता है, बहुत सिंपल है, जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एंड टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन होगा। केल्विन, के को स्मॉल लिखना और डिग्री केल्विन कभी मत लिखना, लेकिन सिंबल में जब केल्विन लिखोगे तो के कैपिटल होगा। ओके। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हम हीट को मेजर कैसे करते हैं? हीट इज मेजर्ड, हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री ये हम लोग आगे सीखेंगे। वी विल स्टडी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इन द अपकमिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, किस तरह से हम हीट को मेजर करते हैं। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए सिंपल से डिवाइस यूज कर लेते हैं, थर्मामीटर। यू नो दैट थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। उसमें मर्क्यूरी होता है और वो हमें रीडिंग दे देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू बॉडीज, टू बॉडीज, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टू बॉडीज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ heat may differ in their temperatures, may differ in their temperatures। ऐसा हो सकता है कि दो बॉडीज हो, दोनों में सेम क्वांटिटी का हीट है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेन्ड इन देम इज डिफरेंट। Two bodies at same temperature, at same temperature, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज अगर सेम टेम्परेचर का होगा तो उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ हीट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर may differ in the quantities of heat contained in them, contained in them। ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमने देख लिया हीट और टेम्परेचर का। कुछ यूनिट्स अब लिख लेते हैं। हीट के अदर यूनिट्स क्या होता है? वैसे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यूनिट लिखना, अदर यूनिट्स लिखना कभी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन हम इसका, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसके नीचे हम हीट का अलग अलग और यूनिट्स क्या होता है। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स ऑफ हीट, ऐसा यूनिट can be a point of difference, but other units is not a point of difference, but we have to know what are the other units of heat. Calorie, calorie,
इसको सिंबल में कैल, CAL। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, इसको यूज करते हैं, बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। अच्छा, अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन तो है ऐसा यूनिट, लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज हम बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। सुनो, ये कंसेप्चुअल चीज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी जो मैं लिख रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर को लिखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत, समझने की जरूरत है चिल्ड्रन। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। आगे के जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें तुम देखो ना, सारे हर लगभग सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड तुम्हें मिलेगा, द चेंज इन टेम्परेचर। या तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, या तो तुमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़कर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे चैप्टर में। कोई भी बॉडी का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको किस यूनिट में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में लेंगे या केल्विन में लेंगे। अब देखना, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। मान लेते हैं कोई बॉडी है एंड इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने बहुत हीट किया, बहुत ज्यादा हीट किया, और हीट देते देते इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मींस डेल्टा टी, डेल्टा इज डिनोटिंग चेंज। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तुम बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि केल्विन स्केल में कितना चेंज हुआ, तो तुम क्या करोगे, पहले इस 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 केल्विन, और इस 100 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में चेंज करोगे। कैसे सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, क्लास 9th क्लास 8 में भी पढ़े होगे कि 273 मुझे इसमें ऐड कर देना होता है। डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 ऐड करते हैं, हमें केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। ये तो जानते ही हो ना। अब ये 10th में आके अगर तुम्हें नहीं पता, तब तो मुझे लगता है कि काफी चीजें अभी जाननी है, क्योंकि ये क्लास 7-8 के बच्चों को भी पता है कि केल्विन में हम कैसे चेंज करें। मुझे पता है कि सब तुम लोगों को भी ये चीज तो ऑलरेडी पता है कि सेल्सियस टेम्परेचर में अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो हमें केल्विन टेम्परेचर मिलता है। तो ये सेल्सियस था 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज किया, मतलब 0 प्लस 273 इज 273 केल्विन। सिमिलरली 100 प्लस 273 इज 373 केल्विन। तो अगर सेम ये चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करें तो कितना आएगा, 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन, 100 केल्विन आएगा। यानी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज सेम, हेलो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज सेम इन सेल्सियस स्केल एंड एज वेल एज इन द केल्विन स्केल। यानी तुम्हें ये कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस अगर दिया है तो तुम 100 केल्विन उसे मान सकते हो डेल्टा टी को। अब ये गलती मत करना, कुछ बच्चे गलती करते हैं। मान लो कि मैंने बोल दिया कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कितना होगा, तो वो क्या करते हैं ना, इसमें 273 को ऐड कर देते हैं कि सर ने तो बोला था कि सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273 ऐड किया जाता है। अरे भाई, वो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जो ऐड किया जाता है वो टेम्परेचर को किया जाता है, चेंज इन टेम्परेचर को नहीं करते हैं। यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर जब तुमने केल्विन में चेंज किया इस 100 डिग्री सेल्सियस को, तो क्या तुमने 100 प्लस 273 373 केल्विन बोला मुझे, क्या नहीं बोला ना। 100 में तो तुमने 273 ऐड नहीं किया, क्योंकि ये डेल्टा टी था। चेंज इन टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए तुम्हें 273 ऐड नहीं करना है। टेम्परेचर को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर उस टेम्परेचर को अगर मुझे केल्विन में, अगर सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में चेंज करना है, तब 273 ऐड करना है। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए मुझे नहीं ऐड करना है। इनफैक्ट इट इज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन द सेल्सियस स्केल। तो अगर डेल्टा टी दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, इसी को अगर केल्विन में चेंज करना है, तुम क्या बोलोगे, 40 केल्विन सर, सिंपल 40 केल्विन। तुम 40 को 273 ऐड नहीं करोगे। तो डेल्टा टी इन द सेल्सियस स्केल इज सेम एज डेल्टा टी इन केल्विन स्केल। आई होप ये मैं तुम लोगों को समझा सका हूं। आगे के न्यूमेरिकल्स में हम सेल्सियस का जो वैल्यू दिया हुआ है उसी को डायरेक्टली पुट कर देंगे, हम केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है।
तो सारे काम हम ऐसा यूनिट में करेंगे, लेकिन टेम्परेचर में डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसी वैल्यू को ले लेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू ही केल्विन में भी डेल्टा टी सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अभी अभी हमने देखा, मतलब डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज 100% सेम। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे क्या देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हीट को स्टडी करते हैं। टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर लिया, टेम्परेचर का डेफिनेशन, चेंज इन टेम्परेचर, और हमने देख लिया, हमने क्या पढ़ लिया कि सेल्सियस को जब हम 273 से ऐड करते हैं तो हमें केल्विन का टेम्परेचर मिलता है। लेकिन इसको यूज हम तभी करेंगे जब हमें कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ इन सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इन सेल्सियस cannot be converted to Kelvin using this formula। उसका तो सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जितना डेल्टा टी सेल्सियस में है उतना ही डेल्टा टी केल्विन में होगा, सेम। अच्छा, अब चलते हैं हीट गेन्ड बाय अ बॉडी, कितना बॉडी ने हीट गेन किया या फिर कितना बॉडी ने हीट लॉस्ट किया, हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा तुम्हें, एंड इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आता है। हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट, इन दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हीट गेन करने पर हीट उसका कोई अलग फॉर्मूला है, हीट लूज किया कोई बॉडी, मतलब ठंडा किया तो किसी बॉडी को हमने ठंडा कर दिया, यानी बॉडी ने हीट लूज किया, तो उसके उस हीट को निकालने, कितना हीट लूज किया उसको निकालने के लिए कोई अलग फॉर्मूला है, नहीं, सेम फॉर्मूला है। मेरे पास एक बॉडी है, उसको हमने हीट किया, गर्म हो गया, तो कितना हीट दिया निकालने का फॉर्मूला सेम। कितना कोई बॉडी है, उसको हमने ठंडा किया, कितना ठंडा किया, मतलब कितना हीट इसने लूज किया, उसको भी निकालने का सेम फॉर्मूला है। एंड वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूला को तो तुम्हें रट रट के पागल हो जाना है बहुत ज्यादा। Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। Q क्या है, Q हीट गेन्ड या फिर हीट लॉस्ट है, ठीक है। Q यहां पर चार्ज नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 9th में पढ़े थे, यहाँ 10th में भी पढ़े हो कि Q या फिर ये Q दोनों, स्मॉल q कैपिटल Q, चार्ज के लिए यूज होता है ना। लेकिन इस चैप्टर में Q चार्ज नहीं है, क्या है, हीट है, हीट गेन्ड हो सकता है, हीट लॉस्ट भी हो सकता है। C क्या है, C है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी ने हीट गेन किया या लूज किया, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। और भी चीजें हम बात करेंगे। मास है m, मास ऑफ द बॉडी, कितना मास, क्या मास है बॉडी का, जिस बॉडी ने हीट गेन किया या लूज किया। एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। या जब बॉडी अगर हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कोई भी बॉडी को हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर बॉडी हीट लूज किया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जितना भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, हीट गेन हुआ तो भी तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, लूज किया हीट तो भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, वट एवर द चेंज इन टेम्परेचर इज, दैट इज डेल्टा टी। एंड दिस डेल्टा टी कैन बी इन डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी इन केल्विन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें केल्विन में ही लेना है, क्योंकि डेल्टा डिग्री सेल्सियस में भी तो वही वैल्यू लोगे ना जो केल्विन में लोगे डेल्टा टी में। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले, डेल्टा टी का वैल्यू, ठीक है। ये चीज मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। ऑलराइट, इस फॉर्मूला को हम एक बार फिर पढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी एम डेल्टा टी बोलते बोलते एकदम ये याद हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूला को यूज तब ही करेंगे, मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देता हूं, हर जगह हर केस में यूज नहीं कर सकते। कहां यूज करेंगे, किस सिचुएशन में इस बॉडी में को यूज करेंगे, जब बॉडी हीट गेन करने के बाद या फिर हीट लूज करने के बाद उसका स्टेट चेंज ना हो, तो उसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया तब, मतलब जिस स्टेट में पहले था, हीट गेन करने के बाद और या फिर हीट लूज करने के बाद भी वो सेम स्टेट में है। इसको याद रखो, बहुत सिंपल है। अब यहां पे लिख देता हूं, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला इज दैट दिस फॉर्मूला फॉर
is to be used only when, to be used only when, इसको लिख लो, to be used only when या only if the state of the body, state मतलब फेज, लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, जो भी है उसका फेज चेंज नहीं होगा, ओनली इफ द स्टेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। चलो इसको समझते हैं, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक आयरन का बॉल है, क्या बॉल है, आयरन का बॉल है, इसका मास मुझे पता है, मान लो कुछ भी मास है, m मास है। अच्छा, इसका c भी मुझे पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ भी वैल्यू है वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा मान लो। तो इसको मैंने हीट किया, हीट दिया, नीचे फ्लेम लगा दिया, हीट किया। इनिशियली इसका टेम्परेचर T था, T1 था, बाद में ये T2 हो गया। तो डेल्टा T भी मुझे पता है कि कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर भी मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये हीट देने के बाद गर्म हो गया, लेकिन गर्म होने के बाद भी ये सॉलिड स्टेट में ही है ना, थोड़ी मेल्ट हो जाएगा इतने कम हीट में। तो हीट करने के पहले भी सॉलिड था, हीट देने के बाद भी सॉलिड है, हीट दिया तो भी सॉलिड है, मतलब सॉलिड था पहले, फिर हीट दिया, उसके बाद भी सॉलिड है, उसके बाद भी सॉलिड है। इसका उल्टा भी सोच सकते हो, मतलब इसमें हमने हीट ऐड किया तो भी सॉलिड है। तो ये जो कितना हीट हमने ऐड किया, उस हीट को अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है ना, कितना हीट गेन किया, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। क्या हम इस फॉर्मूला को यहां यूज कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि स्टेट डज नॉट चेंज, हीट करने के पहले भी सॉलिड था, हीट ऐड करने के बाद भी सॉलिड ही है। तो हम इस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी है, हॉट बॉडी है, उसको हमने ठंडा किया, मतलब आयरन का बॉल है, काफी गर्म आयरन का बॉल है, उसको हमने ठंडा किया, तो ठंडा करने के पहले जब वो गर्म था तब भी सॉलिड था, और हीट जब उसने लूज किया तब भी सॉलिड है। तो ये हीट लॉस्ट को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला को यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां डिस्क्लेमर में लिख दिया, इट इज टू बी यूज्ड ओनली इफ द स्टेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, यहां स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, डोंट वरी। पहले तो ये देखो कि फॉर्मूला को कहां यूज करेंगे, कहां यूज नहीं करेंगे। अब मेरे पास आइस है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने हीट दिया, और ये हीट देने के बाद वाटर में चेंज हो गया, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री है। यू नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, जस्ट लाइक आइस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, ये आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन स्टेट चेंज हुआ। इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। इस केस में जो हीट मैंने यहां आइस को दिया, या आइस ने जितना हीट एब्सॉर्ब किया, हीट गेन किया, क्या उस हीट गेन को निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां स्टेट चेंज हो गया है। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, इस हीट को निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो है Q इज इक्वल टू ML, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर हम Q इक्वल्स टू CM डेल्टा T यूज करेंगे, कहां हम Q इक्वल्स टू ML यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T वहां यूज करेंगे जहां पर स्टेट बॉडी का चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है। एक बार सुन लो ध्यान से, हीट देने से सिर्फ दो ही चीजें चेंज हो सकती है, एंड दोनों एक साथ नहीं चेंज हो सकता, या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। कभी भी किसी बॉडी को हम हीट करते हैं, हीट गेन्ड मतलब उसमें हीट ऐड करते हैं, किसी बॉडी को हम हीट ऐड करते हैं या हीट उससे ले लेते हैं, हीट रिमूव करते हैं मतलब बॉडी को ठंडा करते हैं। सो सिर्फ दो चीजें हो सकती है, एक तो, और दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, एक साथ दोनों नहीं होगा। या तो टेम्परेचर विल चेंज and state will not change, state will not change, और दोनों एक साथ नहीं होगा, टेम्परेचर विल स्टेट विल चेंज एंड टेम्परेचर विल नॉट चेंज, एंड टेम्परेचर विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं हो सकता कि हीट दिया तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ और स्टेट भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इस केस में मैंने आइस का एग्जांपल दिया था कि आइस था 0 डिग्री सेल्सियस में, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, वाटर में चेंज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भी मैं इसको हीट करूंगा तो फिर ये वाटर का टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन इस स्टेप में क्या है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, आइस से वाटर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो इस केस में हम Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ml। लेकिन इस स्टेप को देखो, जहां वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस बना, वहां पर स्टेट चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, स्टेट इज लिक्विड, टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो जहां स्टेट चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, वहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हीट निकालने के लिए, सी एम डेल्टा टी। क्लियर हो गया। चलो ये सारी बातों को अब लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, नहीं तो फिर सब भूल जाओगे जो जो चीजें मैंने बताया। क्या क्या बताया कि Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी, इट इज टू बी यूज्ड ओनली इफ द स्टेट ऑफ द ओनली इफ द स्टेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज एंड टेम्परेचर चेंजेस। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चेंज नहीं किया, ना तो स्टेट चेंज किया ना तो टेम्परेचर चेंज किया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ चेंज किया, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो स्टेट चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, वैसे केस में हीट को निकालने के लिए हम सी एम डेल्टा टी यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला अभी लिख लो, Q इक्वल्स टू एम एल, जिसमें Q तो क्या है, हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड या फिर हीट लॉस्ट। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। L क्या है, L है, लिखो, फिर मैं बाद में इन वर्ड्स को डिस्कस करूंगा, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, ये C क्या है, ये L क्या है, सब करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब इतना समझ रहे हो तो ये सब भी आगे समझ ही जाओगे। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, सब लिख लिया, सबने लिख लिया। Q क्या है, हीट गेन या हीट लॉस्ट। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, लिखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। इस फॉर्मूला को कहां यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, टू बी यूज्ड ओनली इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर डज नॉट चेंज, temperature does not change, but what changes, but the state changes, but the state of the body changes। मतलब लिक्विड से सॉलिड हो गया, या तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, या तो लिक्विड से गैस हो गया, वेपर हो गया, वेपर से कोई भी स्टेट चेंज हो सकता है। अच्छा, यानी ये जो हमने अभी लिखा, ये जो अभी अभी लिखा है कि हीट ऐड करेंगे या हीट रिमूव करेंगे, तो आइदर ऑफ द टू विल हैपन, द टेम्परेचर विल चेंज एंड द स्टेट विल नॉट चेंज, और द स्टेट विल चेंज बट द टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो इस केस में जब टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फटाक से बोलो, Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। और इस केस में जब स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू ml। मुझे उम्मीद है कि अब कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बिंदास यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग खुद बोलोगे सर ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना सिंपल तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्वेश्चन लिखो, 10 grams ऑफ 10 grams ऑफ आइस, 10 grams of ice melts and changes to water at 50 degrees Celsius, and changes to water at 50 degrees Celsius. In this process, it absorbs 5460 joules of heat energy. Calculate the specific latent heat of fusion of ice
specific heat capacity of water, specific heat capacity of water, ये दिया हुआ है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 10 ग्राम्स ऑफ आइस, मेरे पास टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, कई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम अज्यूम करते हैं अपने से कि आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और कई बार आइस का टेम्परेचर दिया ही हुआ रहेगा कि आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो नहीं दिया हुआ आइस का टेम्परेचर, तो तुम्हें अपने से लेना है 0 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट? बोलो नो सर, सिंपल। आइस का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, कितना लेंगे सर? 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार -2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहता है, तब -2 लेंगे अगर दिया हुआ है तो। कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ आइस इज -3 डिग्री सेल्सियस, तो -3 लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो 0 लेंगे। वैसे -2 -3 रहेगा तो भी क्या, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वैसे क्वेश्चन में। पहले तो इस क्वेश्चन को देखो कि आइस है मेरे पास, आइस का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे। तो वो मेल्ट किया मतलब पहले वाटर में चेंज हुआ, और वाटर में चेंज होने के बाद फाइनली मैं उसको कंटिन्यूस हीट करता गया, तो फाइनली टेम्परेचर वो बन गया वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कुछ ऐसा है, मेरे पास है आइस, ध्यान से देखो, ये फ्लो चार्ट बनाना सीख जाओगे तुम्हारी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। मेरे पास है आइस, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, मास है 10 ग्राम्स, वो मेल्ट करके बन गया वाटर, क्या टेम्परेचर है फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या ये एक सिंगल स्टेप है? नहीं। यहां पर अगर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारे लिए काम इजी, और वो करना है तुमको कैसे। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम हीट करेंगे वो डायरेक्टली 50 डिग्री सेल्सियस में चेंज नहीं करेगा। पहले तो ये आइस, ये स्टेप को ब्रेक करो, मेल्ट होके बनेगा वाटर, वाटर पहले तो मेल्ट होगा, स्टेट चेंज होगा, जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी आइस से वाटर बना, स्टेट चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 से 0 ही है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था आइदर ऑफ द टू विल चेंज। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर फाइनली बनेगा 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। अब क्या, इसको देखो, वाटर वाटर स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ 0 से 50। तो मैंने ये जो यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है फाइन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, बीच वाला जो स्टेज है वो तुमको खुद आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगर तुम ऐसा लिखते हो कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो बात गलत है, बात गलत है। तुम अगर डायरेक्ट लिखते हो कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को बना दिया आइस वाटर एट 50 डिग्री, क्यों गलत है? क्योंकि तुमने एक्चुअली क्या शो कर दिया कि आइस से वाटर बन गया, मतलब स्टेट भी चेंज हो गया, सॉलिड था आइस लिक्विड बन गया, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया 0 से 50, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बीच में एक स्टेप है, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। कितना सिंपल है चिल्ड्रन। अब तुम बताओ, सिर्फ इस स्टेप को देखो, इस स्टेप को देखो, इसमें स्टेट चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, 0 से 0 ही है, आइस से वाटर बन गया। जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इक्वल्स टू ml। यहां पर हम इसे Q1 बुलाते हैं, Q1 Q2 करेंगे अलग अलग नाम। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला? ml cm डेल्टा टी, मत लगाना पाप लग जाएगा। अब इस स्टेप में वाटर वाटर है, स्टेट चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज किया, कौन सा फॉर्मूला? Q2 बोलते हैं इसको, कौन सा फॉर्मूला? cm डेल्टा टी। अब बोल रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस होने में, इन दिस प्रोसेस, मतलब ये पूरा प्रोसेस होने में इतना हीट एब्सॉर्ब हुआ, 5460 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। यानी दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 इज 5460 जूल्स। ये हीट और ये हीट को जब ऐड किया गया, टोटल हीट कितना एब्सॉर्ब हुआ? 5460 joules. This is given in the question according to question. तो Q1 क्या है? ml, Q2 क्या है? cm डेल्टा t। दोनों का जस्ट पुट कर दिया, Q1 की जगह ml, Q2 की जगह cm डेल्टा t इज इक्वल टू 5460। m का वैल्यू क्या है? देखो दिया हुआ है मास 10 ग्राम्स ऑफ आइस, लेकिन ध्यान दो, समझो, यहां ग्राम्स में है, लेकिन आगे यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है पर केजी में।
तो या तो तुम इस 10 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करो या फिर इस पर केजी को ग्राम में कर दो। तो मैं यहाँ पे ना पर केजी इसको ग्राम में कर लेता हूँ, ये इजी रहता है। मैं इसको जब ग्राम में कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगा। 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमारा इस यूनिट्स में हमें ध्यान देना है। तो एम के जगह पे मैं 10 ही रखूंगा। एल एल हमें निकालना है, कैसे देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मैंने अभी भी बताया था एल का मतलब होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। देखो एल का मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो इस केस में चेंज ऑफ स्टेट है फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब आइस का मेल्टिंग। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये एल हमें निकालना है, दिया हुआ नहीं है। सी दिया हुआ है, सी का मतलब मैंने लिखा था सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब यहां पर दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम 4.2 लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड किया तो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। मास 10 है। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। 0 से 50 यानी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले 0 था अभी 50 हो गया, तो 50 माइनस 0 दैट इज 50 ओनली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये तो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन। तो 10L प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 2100 इज इक्वल टू 5460। सिंपल लीनियर इक्वेशन है चिल्ड्रन। 10L इज इक्वल टू 5460 माइनस 2100 विल गिव यू 3360, isn't it? सब्ट्रैक्ट करोगे तो L आ जाएगा 3360 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 336। अब यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो, देख लो एक चीज याद, Q इज इक्वल टू एम एल। इस फॉर्मूला से अगर हम ध्यान से देखें तो L को लिख सकते हैं Q अपॉन M। तो L का यूनिट क्या होगा, ऊपर में है हीट यानी हीट का यूनिट, हीट का यूनिट, नीचे मास, नीचे मास का यूनिट। तो हमारे क्वेश्चन तो यही होगा, एल का यूनिट हीट का यूनिट डिवाइडेड बाय मास का यूनिट। हमारे क्वेश्चन में कौन सा हीट का यूनिट हमने यूज किया है, हमारे क्वेश्चन में हमने जूल यूज किया है, 5460 जूल्स। यहां पर भी 4.2 जूल्स यूज किया था, जूल पर ग्राम पर केल्विन। हीट का जो यूनिट हमने यूज करें वो जूल है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हीट का यूनिट जूल है। और मास कौन सा यूज किया हमने, ग्राम, 10 ग्राम्स यूज किया था, उसको केजी में कन्वर्ट नहीं किया था। तो यहां पर जूल पर ग्राम, ये यूनिट को हम यूज करेंगे, जूल पर ग्राम। सिंपल है, एकदम सिंपल, सिंपल है। तो अभी हमने इतना सारा चीजें एक क्वेश्चन किया और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि यूनिट ऑफ एल लेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट वो क्या होता है, हीट का यूनिट डिवाइडेड बाय मास का यूनिट, यानी जूल पर ग्राम हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं जूल पर ग्राम। क्वेश्चन में अगर केजी में कन्वर्ट करके लिखोगे तो जूल पर केजी आ सकता है। कैलोरी पर ग्राम भी हो सकता है क्योंकि हीट कैलोरी में मेजर करता है। तो जो भी यूनिट क्वेश्चन में यूज किया गया है उससे उससे हमें पता चल जाएगा ना, हीट पर मास। अच्छा, अब यूनिट ऑफ सी क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय सी, उसका यूनिट क्या होगा। यहां तो क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है जूल पर केजी पर केल्विन, लेकिन आया कहां से, ये फॉर्मूला से आया, Q इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं C को सब्जेक्ट बना के Q अपॉन एम डेल्टा टी, यानी ऊपर में है हीट का यूनिट Q है, नीचे है मास का यूनिट और डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी तो हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं तो भी फाइन, केल्विन में लिखेंगे तो भी फाइन। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे या फिर केल्विन में लिखेंगे, मेरी मर्जी। यानी ये यूनिट हो सकता है, हीट है हमारे क्वेश्चन में, हीट जूल में यूज किया गया, और नीचे क्या है मास यानी पर ग्राम। अगर केजी में करोगे तो पर केजी हो सकता है, कोई भी मास, केजी हो ग्राम हो, और हो सकता है डिग्री पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस को ही ले लिया, 50 माइनस 0 सेल्सियस को ही ले लिया, क्योंकि डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 डिग्री सेल्सियस इज डेल्टा टी। तो केल्विन में भी तो भाई 50 केल्विन ही होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ केल्विन में दिया हुआ है सर, आपने सेल्सियस को केल्विन में क्यों नहीं किया, क्योंकि डेल्टा टी सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसलिए डायरेक्ट डेल्टा टी में हमने 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 डिग्री सेल्सियस इज द चेंज इन टेम्परेचर, उसको डायरेक्ट यहाँ डेल्टा टी की जगह पुट किया था। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज हो गया, ठीक है। इसका यूनिट ये भी हो सकता है जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस,
पर पर डिग्री सेल्सियस। वैसे ये है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सी लिख लो, ये कई बार पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर सेल्सियस भी बोलेंगे तो भी करेक्ट है। अच्छा, इसका एल का ये एसआई यूनिट है, जूल पर केजी, एसआई यूनिट ऑफ एल, नो डाउट। एक और क्वेश्चन करके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो कितना इजी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाउ मच, how much heat energy, how much heat energy is released, how much heat energy is released when 5.0 grams of water at 20 degrees Celsius changes to ice। देखो इस बार ठंडा किया, वाटर था पहले 20 डिग्री सेल्सियस, ठंडा करके उसको बना दिया आइस, चेंजेस इनटू आइस at 0 degree Celsius। एक specific heat capacity of water is equal to 4.2 joules per gram per Kelvin, specific latent heat of fusion of ice is equal to 336 जूल पर ग्राम। यहां पर तो सारे यूनिट्स ग्राम में है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो वाटर का मास है वो भी ग्राम में है, यहां पर भी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, ये भी जूल पर ग्राम है एल का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे ठीक ही है, कोई टेंशन नहीं है। मास को हमें कन्वर्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, कितना हीट लॉस्ट होगा, हीट रिलीज मींस कितना हीट लॉस होगा। ओके, कब, जब वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड दैट विल मेक योर सोल्यूशन सुपर इजी। लिखो ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या है हमारे पास, इनिशियली वाटर है, कितना टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर 5 ग्राम्स, what is it changing to, it is changing to ice at 0 degree celsius। now is it a one step thing like this, you question yourself। देखो, water has changed to ice, मतलब state change हुआ है from liquid to solid, and temperature has also changed from 20 to 0। So that is not possible, that means it is not a one step change। तो बीच में एक intermediate step होगा, as we did in the previous question। बीच में क्या होगा, it will change to water to 0 डिग्री सेल्सियस। अब आ गया, इस स्टेप को देखो, वाटर अभी भी वाटर है, स्टेट चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, 20 से 0 हो गया। यहां पे देखो, वाटर टू आइस स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 to 0। ये इंटरमीडिएट स्टेप्स में ब्रेक करना बहुत सिंपल है, दोनों बहुत सिमिलर भी है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ वाटर टू वाटर ही है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट चेंज नहीं हुआ है, सी एम डेल्टा टी। Q2 के लिए स्टेट चेंज हुआ है, वाटर टू आइस टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, ML। बहुत सिंपल है, पहले Q1 निकाल लेते हैं, C का वैल्यू, C क्या है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। 4.2 लेंगे इनटू मास, मास कितना है 5 ग्राम्स, ग्राम में है, ये भी यूनिट ग्राम में है, मास भी ग्राम में है, कोई टेंशन नहीं है। 5 ग्राम्स इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 20 से 0 हो गया। नेगेटिव में कभी भी डेल्टा टी मत लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना। हाँ, तो डेल्टा टी भले इंक्रीज करे टेम्परेचर, अगर 0 से 20 बन गया तो भी डेल्टा टी 20 ही होगा, चेंज इन टेम्परेचर। और अगर यहां जैसे 20 से 0 हो गया तो भी डेल्टा टी 20 ही लेना। चेंज इन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई as a positive quantity। तो 20 minus 0 is 20। okay, and don't worry sir, आप तो सेल्सियस को माइनस कर रहे हैं, अरे भाई केल्विन में भी, जो अगर इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करके, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी करेंगे तो 20 केल्विन ही आएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो 20 डायरेक्ट लेना, ये Q1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.2 इंटू 25 से 100 होता है, तो 420 जूल्स आ गया। Q2 निकालते हैं अब इस Q2 को, क्योंकि हमें टोटल क्या निकालना है, हीट एनर्जी, हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, Q1 Q2, टोटल हीट आ जाएगा। ML मास क्या है 5 ग्राम्स, L क्या है दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दिस इज L 336।
336 into 5 करो, 6 5s are 30, 5 6 are 15, 16 17 18, 15 and 16, 1680 जूल्स। इन दोनों को ऐड करो तो हमें आ जाएगा टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, आ गया ना। Q1 प्लस Q2 यानी 420 प्लस 1680 जूल्स। इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 00, फिर इधर आ जाएगा 1, इधर 2100 जूल्स, 2100 जूल्स। हाँ 2100 जूल्स आ गया है ना। कितना इजी है, इजी है ना, बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है। आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी टाइप के। फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करना है, और कैलोरीमीटर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एकदम रेगुलरली पूछे जाते हैं, फिक्स्ड जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, अब ये चैप्टर तुम्हारे लिए इजी बन गया है। तो चलो, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल को दबा के रखना ताकि आगे के वीडियोस ना मिस हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।